दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में प्रेस यानी अखबार और मीडिया की क्या हालत है। 16 नवंबर के रोज नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है और ये माना जाता है कि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में फ्री प्रेस मतलब आजाद प्रेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजाद प्रेस का क्या मतलब होता है? आजाद प्रेस का मतलब है कि वो सच्चाई को दिखाए, वो लोकतांत्रिक वैल्यू के मुताबिक रिपोर्टिंग करे और जो है वो जो मजलूम जो गरीब तबका है उनके पक्ष से वो खबरों को दिखाए, वो जनता के प्रति जिम्मेदार हो। क्या हमारा प्रेस ऐसा कर रहा है या प्रेस रूलिंग क्लास का तर्जुमान बना हुआ है? क्या वो लोगों के जो एस्पिरेशन है उस पर वो खड़ा उतर रहा है? इन्हीं बातों को लेके हम आज वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी से बात करेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 दशक पहले से ये पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं। हिंदी, अंग्रेजी और बहुत सारी भाषाओं में इनके लेख छपते हैं और मास मीडिया जो है, जो कि एक अंग्रेजी का पीयर रिव्यू बहुत ही स्कॉलरली आपका जर्नल है और उसके अलावा जो जन मीडिया है उसको भी अनिल चमड़िया जी संपादित करते हैं और मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी किताबें जो है मीडिया स्टडीज ग्रुप से इन्होंने प्रकाशित की है। अनिल सर, एक बार फिर आप बात करने के लिए बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप तैयार हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया भाई, बहुत बहुत तो धन्यवाद। सबसे पहला सवाल बगैर किसी फॉर्मेलिटीज के मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 3 दशकों से कम आप पत्रकारिता में हैं और जब 4 आपसे दशक हो गए। 4 दशकों से आप पत्रकारिता में हैं और आज अगर आपसे पूछा जाए कि फ्री प्रेस क्या आप भारत के इस डेमोक्रेसी में, जिसको पॉलिटिकल साइंस की किताबों में कहा जाता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया में, क्या उतना बड़ा हमारा फ्री प्रेस है आज के दौर में या नहीं है? इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए। अब पहले तो बात की, ये जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, ये हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए बहुत संक्षेप में। आपको मालूम है और हम सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, 1947 में देश से विभाजन के बाद भारत जो है वो आज जो हमें दिखाई दे रहा है वो अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ। हम उसको आज़ादी कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। और जब आज़ादी और स्वतंत्रता मिली तो हम लोगों ने कई तरह से कई स्तरों पर अपने लोकतंत्र को बचाने की और उसको मजबूत करने की, जो लोकतंत्र को बचाने का मतलब है कि जो हम लोगों ने आंदोलन के दौरान जो मूल्य, जो वैल्यू सिस्टम एक डेवलप किया था लोकतंत्र के लिए, उसको संस्थाबद्ध करने की कोशिश हम लोगों ने की थी। तो इसी में प्रेस की भूमिका आती है। प्रेस की भूमिका को लेकर 1956 में प्रेस आयोग ने, फर्स्ट प्रेस कमीशन जो है, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और जिसमें उन्होंने एक प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल, भारतीय प्रेस परिषद, जिसको कि हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो गठित करने का सुझाव दिया था और उसी के आधार पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ और 1966 में इसी तारीख को ये गठन हुआ था। इसी का महत्व, यानी कि इस संस्था का महत्व और प्लस पत्रकारिता के लिए जो पत्रकारिता के जो उद्देश्य हैं, पत्रकारिता की जो चुनौतियां हैं, जो जिम्मेवारियां हैं, उसको बहुत हर साल हम लोग एक उसको याद करें और उसको न केवल याद करें बल्कि अपनी जिम्मेवारियों का एहसास हमारे भीतर हो। इसके लिए ये घोषित किया गया, जो हमारे अध्यक्ष थे, भारतीय प्रेस परिषद के पहले अध्यक्ष, उन्होंने इस तारीख को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो पहली बात तो राष्ट्रीय प्रेस परिषद, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बारे में मैंने संक्षेप में बता दिया। दूसरी बात है कि जो हमारे यहाँ प्रेस है, जो जिसको कि हम लोग अखबार से लगाते हैं और मैगजीन से लगाते हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से पहले प्रिंटिंग प्रेस आया, इसीलिए हम लोग मीडिया को पहले प्रेस कहते थे। लेकिन अब चूंकि तकनीक का बहुत विस्तार हो गया तो अब हम उसको केवल PRESS यानी प्रेस नहीं कहते हैं, बल्कि हम उसको मीडिया कहते हैं। तो एक अंतर ये आया है, चूंकि तकनीक का बहुत विस्तार हुआ है। तो कोई अंतर नहीं है,
जो अखबारों का काम था, जो पत्रिकाओं का काम था, वही काम फिर बाद में तकनीकी विकास के साथ साथ टेलीविजन का और उसके बाद वेबसाइट का, अब तो खैर बहुत सारे जो नए नए तरह के जो चैनल्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहा है, सबकी भूमिका लगभग वही होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। ये प्रेस दिवस का इस रूप में अब ज्यादा महत्व बढ़ गया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, सबसे पहले तो जिस संस्था ने इसको शुरू किया था, जिस संस्था ने इसकी घोषणा की थी 16 नवंबर 1966 को कि हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाएंगे, वो संस्था लगभग मृत प्राय हो चुकी है। उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रह चुके हैं, वो लोग उसके अध्यक्ष होते हैं। तो मैं बहुत ही दुख के साथ ये कह रहा हूं कि आज आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई उम्मीद करें तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे आदमी ने जो अनुभव हासिल किया है और हाल के दौर में जो अनुभव हासिल किया है, और खासतौर से मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जब असम में अभी लास्ट चुनाव हुआ तो चुनाव के बीच में वहां के अखबारों ने एक बड़ा सा विज्ञापन छापा, और उस विज्ञापन में एक तरह से आने वाले जो दूसरे चरण के मतदान थे उसको प्रभावित करने के लिए एक फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ था, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था, उसके एक तरह से नतीजे घोषित कर दिए थे, एक आकलन प्रस्तुत कर दिया था, जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार भी वो एक कानूनन अपराध है, कानूनन जुर्म है। विज्ञापन छप गया, एडिटर की अब कोई भूमिका नहीं होती है। एडिटर जो होते हैं वो फिल अप द ब्लैंक होते हैं, यानी विज्ञापनों से जो जगह बचती है उन विज्ञापनों के बीच में क्या भरा जा सकता है, मालिकों को जो कि अच्छा लगे, बड़े लोगों को अच्छा लगे, उसके लिए ही संपादक अब बचे रह गए हैं। तो असम में भी यही हुआ, संपादकों को जानकारी नहीं थी और विज्ञापन विभाग ने सीधे वो विज्ञापन चिपका दिया, ये मान के कि उनका तो कुछ बिगड़ नहीं सकता है। जब ये बात करीब 8 से 9 अखबारों ने ये काम किया तो मैंने एक शिकायत भारतीय प्रेस परिषद को भेजी, और भारतीय जब प्रेस परिषद को भेजी तो भारतीय प्रेस परिषद ने ये कहकर मेरी शिकायत पर विचार करने से मना कर दिया क्योंकि हमारे पास छपे हुए अखबार की कॉपी नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि कोरोना का समय है, कोरोना के समय में हमें क्या आप ये कहते हैं कि मुझे गुवाहाटी जाना चाहिए या असम जाना चाहिए दिल्ली से, और फिर दिल्ली से जाके मैं अखबार लाऊं, गुवाहाटी से जाकर मैं अखबार लाऊं और मैं उसकी हार्ड कॉपी आपको दूं। जबकि मैंने ये भी कहा, आर्गुमेंट कहा कि ये पुराना प्रावधान है, नई स्थिति ये हो गई है कि हर अखबार जो कागजों पर छपता है अब वह वेबसाइट पर भी छपता है। मैंने कहा कि फर्क ये आया है, यानी विस्तार हुआ है, अखबार जो कागज पे छपता था अब वो वेबसाइट पे भी छपता है, और वेबसाइट की कॉपी मैंने आपको दे दी है, वेबसाइट से छपे हुए जो अखबारों की जो कॉपी है वो मैंने दे दी। लेकिन प्रेस परिषद ने वो जैसे कि 1966 में ही आज चल रहे हैं, 66 से आगे नहीं निकल पाया है भारतीय प्रेस परिषद, आज भी मुझे ये लगता है। तो अंततः ये हुआ कि एक अपराध के विरुद्ध आपने शिकायत की और आप ही ने जो कानून बनाया है, आप ही ने जो एक मानदंड बनाया है, उसी का उल्लंघन हुआ और उसी के लिए हमने आपकी शिकायत की और आपने उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि कोरोना का समय है, महामारी फैले चाहे नहीं फैले, आप उसके शिकार हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, और आप जाइए और वहां से हार्ड कॉपी लेकर आइए। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं बहुत दुखी होकर ये बात आपसे इस संस्था के बारे में कह रहा हूं। वैसे भी भारतीय प्रेस परिषद के बारे में जो मेरे अध्ययन है, जो हम लोगों ने काफी रिसर्चेज किए हैं, कई रिसर्चेज किए हैं, तो उन रिसर्चेज में शोध में मुझे बहुत निराशा हाथ लगी अभी तक। मैं उनके कई बार मतलब कोर्ट केसेज में, जो उनके सामने केसेज होते हैं उसमें भी मैं अपीयर हुआ हूँ,
लेकिन मेरा अच्छा अनुभव नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर मैं एक तो कि जो भारतीय प्रेस परिषद है, उसकी जो स्थिति अभी है उसको लेकर मैं गंभीर चिंता जाहिर करता हूं। और ये संस्था देखिए तभी बचेगी और बनेगी, तभी बनेगी और बचेगी जब रीडर जागरूक होगा। रीडर जागरूक नहीं होगा तो ये संस्थाएं बनेगी और यूं ही केवल एक जो सफेद हाथी की तरह उनका एक तरह से इस्तेमाल होता रहेगा और वो फिर लेकिन सर मैं ये उनका पूछना चाहता हूँ लोकतंत्र में कोई। जी जी कि आपने कहा कि रीडर जागरूक होगा, अवेयरनेस होगा तो हालत सुधरेगी। हमारे मुल्क में जो लिटरेसी का रेट है वो अगर आप देखें तो आजादी के बाद से कम कागजों पे तो ये बढ़ ही रहा है, आज तकरीबन 70% के आसपास में आ गए। तो फिर ये रीडर और फिर ये पाठक कब जागरूक होंगे? एजुकेशन जब बढ़ रहा है कैसे जागरूक होंगे? नहीं, मेरा तो एक अलग सा अनुभव है अभय। और मैं ये समझता हूं कि जो संस्थाओं में जो डिग्री के लिए जो लोग पढ़ते हैं और साक्षर होने जाते हैं, उसका बहुत जो रिश्ता, हम सीधा रिश्ता जोड़ लेते हैं कि जो शिक्षण संस्थानों में पढ़ने जाएगा या पढ़ने जाएगी उससे जागरूकता अपने आप पैदा हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये लिंक करना इस तरह से बहुत सतही है। ये शिक्षण संस्थानों में जाने, जैसे मान लीजिए पहले गुरुकुल में भी लोग जाते थे, तो गुरुकुल में जाके लोग फिर क्या निकल के आते थे। या मान लीजिए आप कोई मदरसा, ऐसा मदरसा है जो कि बहुत ही आपके बहुत ही धार्मिक किस्म से चलने वाला मदरसा है, उसकी आधुनिकीकरण नहीं हुआ है उसका, तो वहां से निकलने वाले लोग कैसे, किस तरह जागरूक होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो लिटरेसी का जो मामला है, वो लिटरेसी का मामला जागरूकता से सीधे तौर पे नहीं जुड़ता है। लिटरेसी का जो मामला है आपकी जरूरत होती है कई बार। जैसे मान लीजिए कि आज हमारी जरूरत है कि जो कुरियर कंपनी में लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं उनको एड्रेस पढ़ने आना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। उनकी जरूरत में तो हम उसकी लिटरेसी पर जोर देंगे कि वो कम से कम अक्षर पढ़ना जान ले ताकि वो सही पते पर, ठिकाने पर पहुंचा। अब इसमें जागरूकता का कहां से रिश्ता बनता है? जागरूकता तो तब बनेगा जब वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा कि क्या उसको भारतीय समाज में एक मानवीय गरिमा जो होनी चाहिए वो है क्या प्राप्त, उसको जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए क्या है, क्या जो उसको समानता प्राप्त होनी चाहिए क्या उसको है क्या। ये जागरूकता अगर है तब जाके लिटरेसी काम करती है। तो ये केवल लिटरेसी से मुझे नहीं लगता है कि आप ये कह लें कि लिटरेसी बढ़ गई है तो रीडरशिप भी बढ़ जाएगी और जागरूकता आ जाएगी। नहीं, इसका संबंध मुझे लगता है कि नहीं है। और ये कम से कम इतने सालों का भारतीय समाज का जो विकास और विस्तार हुआ है उसके आधार पर मैं बात ये बहुत ही जोर दे के यहाँ पर कहना चाहूंगा। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आंदोलन जितने हुए हैं भारत में, किसी भी स्तर के आंदोलन हुए और उन आंदोलनों ने जो जागरूकता पैदा की है, दरअसल सही मायने में ही, सही मायने में वही वही एक तरह से शिक्षा, लोकतंत्र की जो शिक्षा है और लोकतंत्र में पढ़ने की जो भूख है वहीं से पैदा हुई है और लोग पढ़ते हैं, वहीं से पढ़ना शुरू। 74 के आंदोलन के बाद आप देखिए रीडरशिप बढ़ी, क्यों बढ़ी, इसका क्या क्या इसका महत्व होता है। आप 74 के आंदोलन के बाद ही आप देखते हैं पत्रकारिता में एक नए तरह का विस्तार दिखाई देता है। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि 74 में जो आंदोलन, उसके पहले 1967 में नक्सलवादी आंदोलन जो हुआ, 1967 के बाद से जो उससे पहले भी जो संवित सरकार बनी और जो समाजवादियों का जो आंदोलन था, सीपीआई का जो आंदोलन था पूरे देश भर में, उससे जागरूकता बढ़ी, लोकतंत्र के प्रति चेतना का विस्तार हुआ, उससे रीडरशिप बढ़ी है, उससे रीडरशिप लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन जो रीडरशिप बढ़ती है और जिस तरह के कंटेंट की रीडरशिप बढ़ती है, जिस तरह की सामग्री की रीडरशिप बढ़ती है, दरअसल वहीं पर सारा खेल होता है, शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जो अखबार के पत्रिकाओं के जो मालिक हैं
जो आंदोलन ने जो टेस्ट पैदा किया है, यानी कि जो आपको जिस तरह की सामग्री के प्रति रुझान पैदा किया है, अखबार और ये पत्रिकाएं करते क्या है कि वो जो टेस्ट है उसमें वो मिलावट करना शुरू कर देते हैं, उसमें मिलावट करना शुरू कर देते हैं, उसको भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। ये उनका काम है। आप फर्स्ट प्रेस कमीशन की रिपोर्ट में, सेकंड प्रेस कमीशन की रिपोर्ट में तो बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से जो ये अखबारात हैं, अखबार हैं, ये किस तरह से एक कैपिटलिस्ट जो होते हैं, जो मालिक जो होते हैं और जो पूंजीवादी मालिक होते हैं, उनके इंटरेस्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड प्रेस कमीशन में तो ये बहुत ही एक पैरा साफ साफ लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इससे पहले बहुत साफ साफ एक बात लिखी हुई थी, जब पीसी मोहालनवीस कमेटी की रिपोर्ट आई। पीसी मोहालनवीस कमेटी की रिपोर्ट फर्स्ट जो पहला प्रेस कमीशन बना उसके बाद ही आई, और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि भारत में जो प्रेस है, यानी प्रिंटिंग प्रेस पर जो छपने वाले जो अखबार है, पत्रिकाएं हैं, वो कैसे कुछ मालिकों के गिरफ्त में है, कैसे उनके कब्जे में है। और ये वो मालिक हैं जो अखबार निकालते हैं, पत्रिकाएं निकालते हैं, कई कई भाषाओं में निकालते हैं और कई कई एडिशंस में निकालते हैं। वो लोग केवल अखबार और पत्रिकाएं नहीं निकालते, बल्कि उनके बहुत तरह के और उद्योग धंधे हैं, और उन उद्योग धंधों में जो कमाई होती है, वो कमाई एक तरह से जो पूरी राष्ट्रीय कमाई होती है, उस कमाई में यह दिखाई देता है कि इन मालिकों के पास ही कुछ सारी संपत्ति इकट्ठी हो रही है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो कैपिटल है वो उसी समय से दिखाया। तो पीसी मोहल्लवीस कमेटी ने जो लास्ट में जो बात कही कि दुनिया भर में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में कहीं पर भी मालिकों का शिकंजा, और खास तौर से उद्योग धंधे करने वाले, तरह तरह के उद्योग धंधे करने वाले लोगों का शिकंजा जितना भारत में प्रेस इन मालिकों का है, उतना दुनिया के किसी लोकतंत्र में नहीं है। ईपीसी मोहालनवीस कमेटी यानी कि योजना आयोग, यानी कि भारत सरकार की सर्वोच्च संस्थाओं में एक, उसकी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, और इतने साल पुरानी रिपोर्ट का बता रहा हूं। तो मालिकों का शिकंजा तो बराबर बना रहा है। पार्लियामेंट की डिबेट आप चले जाइए 1980 से पहले, 1980 के आसपास तक पार्लियामेंट में ये बार बार बहस होती रही कि कैसे अखबारों और पत्रिकाओं पर कुछ लोगों का, कुछ उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है या हो चुका है। इंदिरा गांधी की स्पीचेज पढ़िए एक दौर में, वो खुले मंचों से बोलती थी। लेकिन 1980 के बाद से इंदिरा गांधी की जब वापसी हुई, पूरी भारतीय राजनीति में एक तरह से चेंज दिखाई देता है। पार्लियामेंट में इस तरह की डिबेट्स बंद हो गई। अब पार्लियामेंट में आपको ये सुनाई देगा कि पत्रकार पर हमला हो गया, पत्रकार को ये हो गया, वो हो गया, मीडिया हाउस पर कुछ छापेमारी हो गई। ये सब एक एक खास तरह के इंटरेस्ट में ये सब बहस होती है। डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में अब बहस नहीं होती है पार्लियामेंट में, सब अपने टुकड़े टुकड़े में, अपने इंटरेस्ट में सब लोग बात करते हैं। तो 1980 के बाद से ये पूरा हम भारतीय जो लोकतंत्र में जो एक प्रेस को लेकर, यानी मीडिया को लेकर जो डिबेट थी, वो लगभग खत्म सी हो गई। आज हालात ये हो गए हैं कि आपका जो रेडियो बचा हुआ था अंतिम रेडियो, अब प्राइवेटाइजेशन लगभग उसका पूरा होने को है, लगभग पूरा होने को है। वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगातार उसके प्राइवेट जो निजी कंपनियां हैं उनकी भागीदारी और उनका हिस्सा रेडियो में लगातार बढ़ रहा है। इवन के जो कम्युनिटी रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो में एनजीओ का वर्चस्व बढ़ चुका है। आपको मैं ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, सब एक बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने स्टडी की है इन सारी चीजों की, और उसके आधार पे ये बातें मैं कह रहा हूं।
एफएम चैनल्स के नाम पर जो प्राइवेट कंपनियों ने जिस तरह से लोगों का पूरा रेडियो के जरिए स्वाद बिगाड़ दिया है, सुनने का जो स्वाद था उसको एकदम लगभग वो टेलीविजन की तरह उन्होंने कर दिया है। और जो कुछ ऐसी पत्रिकाएं होती थी जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, उसकी तरह का कर दिया है। अब जो अभी अभी हम जो रिसेंटली जो अभी हो रहा है वो कम्युनिटी रेडियो में हो रहा है, सामुदायिक जो रेडियो के नाम पर। सामुदायिक रेडियो क्यों कौन चला सकता है, कौन उसका मालिक हो सकता है, या उसको मालिक का मतलब उसको चलाने वाले लोग कौन हो सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये इसकी परिभाषा ही बदल दी गई है। अभी हाल के दौर में उसकी परिभाषा ही बदल गई। कह दिया गया है कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में ही एक समुदाय है, अपने आप में ही समुदाय है। अब कोई मतलब नहीं है आप मेवात में चलाते हैं रेडियो, आप दिल्ली के किसी भी बड़े पॉश इलाके में अपना ऑफिस बना लीजिए और दिल्ली के ही लोगों को आप उसको मेवात रेडियो को चलाने के लिए आप तैयार कर लीजिए। कोई मतलब नहीं है कि मेवात के लोग उसमें काम करते हैं कि नहीं, मेवात के लोग का क्या उसमें भूमिका है, कोई उसका कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। आरएनआई को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि आप कम से कम संस्करणों को परिभाषित कर दीजिए। संस्करण, व्हाट इज एडिशन? एडिशन हम किसको कहते हैं? एक एक अखबार के 250 से ज्यादा एडिशन निकलने लगे। अब आप इसके पूरे अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी बगलिंग धांधली मिलेगी, सुनाई देगी। अब आप सोचिए कि आप एडिशन दर एडिशन के नाम पर जिस तरह से विज्ञापन बटोर रहे हैं, जिस तरह से आप अर्थ की उगाही कर रहे हैं, क्या हमारी संस्थाओं को इसको परिभाषित नहीं करना चाहिए? नहीं कर रहे हैं। आरएनआई का जो काम था कि आप सर्कुलेशन आप वो करेंगे, ऑडिट जो उसका होता है सर्कुलेशन पर आप नजर रखें, अब वो काम पीआईबी को दे दिया गया है। अब आप सोचिए कि अब पीआईबी काम क्या था पहले, कि भाई वो प्रेस के साथ अपना एक रिश्ता बनाएगा, लेकिन वो रिश्ता जो बनाएगा तो इस तरह से बनाएगा ताकि उसके पास ये ताकत ना हो कि उसको वो प्रभावित कर सके प्रेस को। लेकिन अब तो उसके पास ताकत आ गई प्रेस को प्रभावित करने की। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे सवाल आज मीडिया के सामने है और बहुत बारीक बारीक सवाल है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत सारे लोग, हमारे साथी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही जागरूक, लेकिन वो रोज की घटनाओं में फंसे हुए हैं। रोज बरोज की जो घटनाएं होती हैं, भाई ये तो आम बात हो गई है, पत्रकारों के पकड़े जाने, पत्रकारों के मारे जाने, हैं, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात अब हो गई है। अब इन घटनाओं में क्या हम अपनी सारी ताकत को लगा देते हैं? हम ये देखते हैं और इसके बरक्स जो क्या हम हो क्या रहा है कि जो कुछ सिस्टम हमारा है, जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं की एक एक दीवार, एक एक ईंट जो है वो निकाल ली गई है। अब वो केवल एक तरह से खंडहर जैसा होता जा रहा है। तो अब हमारे सामने तो ये चैलेंज है, अब घटनाएं भी हो रही हैं, हमको उस पर प्रतिक्रिया भी देनी है, और जो खंडहर बन रही हैं संस्थाएं उनको भी देखना है, समझना है। तो एक बड़ा अभय इस समय हमारे सामने चैलेंज है। लेकिन दिक्कत क्या है कि डेमोक्रेसी तो लोगों के लिए है। डेमोक्रेसी जब हम कहते हैं कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का, तो इसका मतलब कि लोग जो हैं वो तो माने कि नहीं, ये तो पत्रकारिता का जो काम है, मीडिया का जो काम है, वो तो केवल पत्रकारों का काम है। तब तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं बचने वाली है, प्रेस के फ्रीडम नहीं बचने वाला है। आप केवल रट लगाते रहेंगे आप, लेकिन वो बचेगा नहीं। अब नहीं बचा। आप देखिए ना, आज आप कोई भी आज का मान लीजिए हम इतिहास लिखेंगे संपादकों का, तो पहली लाइन हम क्या लिखेंगे? किस दौर के, यानी दौर को हम खाली स्थान छोड़ दे रहे हैं कि इस दौर के संपादक। अब आप सोचिए कि उनका जब पूरा विस्तार से वर्णन करना शुरू करेंगे
तो क्या लिखा जाएगा और इतिहास में क्या पढ़ा जाएगा फिर। तो हम एक गंभीर संकट से, गंभीर समय से, एक गंभीर चुनौतियों के बीच में हम इस समय हैं। और हम सबको एक बात जरूर करनी चाहिए कि जहां जिस तरह के विमर्श में हमको ढकेल दिया जाता है उससे थोड़ा बचे हम, ये जरूर मैं कहूंगा। बच के जो मूल सवाल है प्रेस के सामने यानी मीडिया के सामने आज जो सवाल है, उन सवालों को बार बार दोहराते रहना, व्यूअर्स के बीच में, रीडर्स के बीच में और लिसनर के बीच में, यानी सुनने वाले के बीच में, देखने वाले के बीच में और पढ़ने वाले के बीच में। तो सर ये मूल सवाल आप किनको मान रहे हैं? जैसे क्या आपका इशारा ये तो नहीं है कि जो संस्थाएं जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी ईंट एक एक दिन रोज निकाली जा रही है, तोड़ी जा रही है और वो खंडहर में तब्दील होता जा रहा है? क्या आपका कहना ये है कि यही मूल सवाल है? हाँ हाँ, मूल सवाल ये है, लेकिन इस मूल सवाल पर भी पहले एक सवाल आएगा। हमको सबसे पहला सवाल ये करना चाहिए मीडिया के ओनरशिप पर, यानी कि जो मीडिया का मालिकान जो लोग हैं, जो हर मीडिया पर कब्जा, जिनका कब्जा टेलीविजन पर है, उनका कब्जा प्रिंटिंग प्रेस पर भी है, यानी कि अखबारों पर भी है, मैगजीन्स पर भी है। उनका कब्जा अब आपके वेबसाइट्स पर भी हो गया है, उनका कब्जा रेडियो पर भी हो, यानी कि कोई भी मीडिया नहीं बचा है जो कि 25 से 30 घराने ऐसे हैं जिनका कि चारों तरफ कब्जा ही कब्जा है। लेकिन सर बहुत ही 25 से ज्यादा, प्रैक्टिकल सवाल 40 मैं कर लीजिए उसको। सर एक हाँ? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियस्ट हूं और मेरे पास बहुत पैसे हैं और मेरा चीनी मिल भी चल रहा है, सीमेंट का भी काम है, अनाज में भी हूँ, माइनिंग में भी हूँ, और मेरे पास पैसा है, और अगर मैंने कोई कंपनी बना ली अखबार का या मीडिया का या टीवी चैनल का, और मैं थोड़ा पैसा ज्यादा दे रहा हूँ और फिर वो क्या कर रहा हूँ कि अपने मुताबिक खबरों को डलवा के राजनीति में अपना फायदा ले रहा हूँ, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ, तो आप लीगल बुनियाद पे आप ऐसे लोगों को कैसे रोक सकते हैं? आप बताइए, जब वो नहीं, हम नहीं फील्ड रोक में है भी सकते। नहीं है। जी। अरे भाई, हम बिल्कुल नहीं रोकना चाहते, ना रोक सकते हैं। ये तो हर समय में होता रहा है, हर समय में होता रहा है। भारत में जो पहला पहला अखबार छपा था वो कोई सामान्य लोगों ने निकाला था, एक व्यापारी ने ही निकाला था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अखबार निकालिए भाई, आप टेलीविजन भी निकालिए, लेकिन हम कम से कम ये तो प्रावधान करने की बात कह सकते हैं कि भाई जो अखबार निकाल रहा है वो किस किस तरह के कारोबार में है। जैसे हम ये कहते हैं कि एक 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 जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद या एक के किसी के मंत्री बनने के बाद उसकी संपत्ति में इतना इजाफा हुआ, हम ये बात कहते हैं ना। जब ये बात हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हम इसका मतलब ये बताते हैं कि ये जो राजनीति में आना और इनके पैसा बढ़ने का लिंक है, हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं। ये राजनीति को राजनीति की तरह नहीं करते, बल्कि ये राजनीति को अपने धंधे की तरह इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहते हैं। तो ये बात प्रेस के साथ, मीडिया के साथ क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? क्यों नहीं हमको कहना चाहिए कि लेकिन मैं प्रेस ये कह बनने। रहा हूं कि जब राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर हैं, उनको अखबार के जो बड़े मालिक है, उद्योगपति हैं, जब वही मतलब उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और वही जब सत्ता में आ जाते हैं, तो फिर वो बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांध देंगे जिनकी मदद से वो वहां तक पहुंचे हैं? हाँ, नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि ये नहीं होगा जब तक ये रीडर और रिव्यूअर और लिसनर, यानी देखने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले जब तक कि नहीं जागेंगे, जब तक कि सचेत नहीं होंगे, तो आप तो ये मान के चलिए कि ये हम समझ लिए कि भाई लोकतंत्र जो है कुछ लोगों का कारोबार है, हम तो ये मान लेंगे। हमारे लिए जो है लोकतंत्र एक विज्ञापन है, लोकतंत्र का विज्ञापन छपेगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे विज्ञापन देखकर, तो हम मान लेंगे कि लोकतंत्र है, बस इतना ही रिश्ता रह गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र, जिंदा लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, अगर इसमें आपका विश्वास है, इसको बनाए रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये मानना नहीं पड़ेगा और ये मान के नहीं चलना पड़ेगा कि जो मीडिया है वो कुछ लोगों का काम है,
कुछ लोगों का ही सब कुछ है। संसद जो है वो एमपी एमएलए का काम है, विधानमंडल जो है। तो हम ये मानकर अगर चलेंगे, ये मान के चलेंगे 5 साल के बाद अब फिर देखा जाएगा चुनाव, तब तो फिर लोकतंत्र बचने से नहीं रहा। सर, मैं ये लोग, नहीं मान हाँ, रहा हूँ, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि जिसके पास पैसा हो वही अखबार को मोनोपोलाइज कर ले। मैं ये कह रहा था कि उनके पास कैसे संसाधन है, और उस संसाधन से संसाधन की वजह से उनको उनकी कमजोरियों की वजह से या उनके जो भ्रष्टाचार के जो तंत्र हैं उसको कैसे एक्सपोज करें, ये बहुत मुश्किल काम है। बस यही मैं नहीं कह नहीं रहा था। नहीं है। अब है, मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल तभी तक है जब लोग संगठित नहीं होते हैं, जब तक लोग जागरूक नहीं होते हैं, सचेत लेकिन नहीं सर, रहते। एक चीज मैं पूछना अगर चाहता हूँ, लोग जो लोग जो सचेत, सर, आप मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि लोग संगठित नहीं होते हैं, तो आप अगर अखबार में जैसे लोग और रीडर्स को हम क्या करते हैं ना, एक होमोजेनाइज कर देते हैं। अब मैं बताऊं, जैसे नजीब ही के मामले को लीजिए, जेएनयू का जो एक छात्र था जो 4 साल या 5 साल पहले वो गायब हो गया। आप उसमें हिंदी अखबारों में उसके ऊपर अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे हाँ मुझे तो याद है, एक तो मैंने रिपोर्टिंग उसकी आती नहीं स्टडी है, देखी। और जब आती भी है रिपोर्टिंग तो उसको ऐसा प्रस्तुत किया जाता है जैसा वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, मतलब नजीब। नहीं, हिंदी के ही क्यों अखबार, अंग्रेजी के टाइम्स ऑफ इंडिया तक ने जो जी जी जी, खबर छापी इस अंग्रेजी वजह के से। भी अखबार। तो हम ये कह रहे हैं कि एक जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इस अखबारों के बीच में अगर देखें, पाठकों का दिमाग या पाठकों का टेस्ट को ऐसे डेवलप किया जा रहा है कि एक खबर जो है, अगर आप जो उर्दू अखबार के लिए लिखते हैं तो हिंदी अखबार में वो छपना वो लगभग नामुमकिन होता है। जो चीज हिंदी में छपता है वो उर्दू में छपना नामुमकिन होता है। क्योंकि मैं जब अंग्रेजी उर्दू में कुछ लिखता हूं तो मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि आपका आप उसको हिंदी आपका में भी छापें। जी आपका लिखना संभव नहीं होता है, लेकिन दोनों के मालिक एक ही होते हैं। एक लेखक जो हिंदी में लिख रहा है उसका उर्दू में ना छपे, अंग्रेजी में ना छपे, ठीक है, लेकिन हिंदी का मालिक, उर्दू का मालिक और इंग्लिश का मालिक एक ही है, ये जान लीजिए। तो इस तरह से वो बांट के रखता है, ये दूरी और बनाने एक का ही काम जगह पे करता अखबार छप भी रहा है सर, एक है। ही हाँ, बगल में एक जगह हाँ, अंग्रेजी छप रहा है, एक जगह और वो उर्दू छप रहा दूरी, है। वो हिंदी पढ़ने वाले, उर्दू पढ़ने वाले और अंग्रेजी पढ़ने, इनके बीच डिस्टेंस बनाने की पूरी कोशिश करता रहता है। वो दूरी बनी रहे तभी उसका फायदा है, वो दूरी को नहीं पाट सकता है। भारत में अखबार डायलॉग के लिए नहीं निकलते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदी अखबार जो है या मीडिया जो है, ये संवाद, इसका काम है संवाद कराना। लेकिन ये संवाद नहीं कराता, ये संघर्ष कराता है। इसीलिए संवाद को ये एक तरह से हाशिए पे रखता है, संघर्ष हो इसकी व्यवस्था करता है। ये मेरी समझ बनती है। जी सर, एक और सवाल ये है कि हमने तबलीगी जमात या और बहुत सारे इंसिडेंट में मैंने देखा कि जिस तरह से प्रेस और मीडिया मतलब भारत जैसे इतने बड़े डेमोक्रेसी में जिस तरह का वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, या और उस लैंग्वेज को कह के वो निकल जाते हैं, और कोई उसका कोई मतलब खोज पूछ नहीं है उसका कोई। अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो कुछ माइनॉरिटी संगठन से कुछ जुड़े हुए लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, और एक छोटी सी खबर आ जाती है कि उन्होंने उससे रिपोर्ट मांगी है, बस मामला वहीं तक खत्म हो जाता है। और मैं एज ए रीडर और एज ए लिसनर मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे टीवी के चैनल्स हैं, अगर मैं उसको 10-15 मिनट में देख लूं तो मुझे दिल का दौरा होने की एक कैफियत पैदा हो जाती है। तो जो प्रेस क्लब का आपने, सॉरी, प्रेस काउंसिल का जो आपने नाम बताया, जो इतने पढ़े लिखे लोग और बड़े जिम्मेदार लोग हैं, क्या वो टीवी नहीं देखते हैं? क्या वो अखबार के पन्नों को नहीं पलटते हैं? क्या इतने समझदार लोग क्यों नहीं उसके ऊपर कुछ एक्शन करते हैं? या हम और आप जैसे लोग उसमें क्या कर सकते हैं? जी एक बात तो देखिए कि टेलीविजन, जो समझदार लोग हैं, गंभीर लोग हैं, आजकल टेलीविजन देखना बंद कर दिया है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं मतलब सैकड़ों दोस्तों के बारे में का नाम बता सकता हूं, उन लोगों ने टीवी देखना बहुत पहले बंद कर दिया, खबरें नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर से अगर कुछ खबरें मिल गई तो मिल गई, नहीं तो टेलीविजन तो कतई ही नहीं देखते। तो एक तो की बात है, आप ये मान लें कि जो गंभीर लोग हैं, जो समझने हैं, समझदार अपने को ये समझते हैं कि वो सोचने समझने वाले लोग हैं, मैं ये कह रहा था और कि जो कम से कम जो गंभीर लोग हैं वो नहीं, तो समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है।
जो क्या नहीं चल रहा नहीं, है, जो जिम्मेदार लोग हैं? जी। आप अगर ये मान रहे हो कि जो पद ऊंचे पद पर बैठा है वो गंभीर होगा, तो ये भूल होगी हमारी। ये हमारी भूल होगी कि वो बहुत जिम्मेवारी के एहसास के साथ पदों पर बैठा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि, और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मुझे तो अनुभव नहीं होता है कि जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो कोई बहुत देखकर बहुत चिंतित और वो होते हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। जिम्मेवारी का एहसास, एक ही देखिए, लोकतांत्रिक जो होगा, जो आधुनिक होगा, वो जिम्मेवारी का एहसास करेगा। लेकिन जो आदमी भीतर से लोकतांत्रिक नहीं है, सामंती है, और एक तरह से अभिजात संस्कृति में पलने बढ़ने का आदी है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो आई गई होती है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को ये मानना चाहिए कि वो नहीं देखते होंगे तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। एक ही बस तरीका है लोगों का खुद का अवेयर होना, एक बड़ा सवाल खड़ा करना। क्या बड़ा सवाल करना? अखबार जो निकलता है, क्या वो नागरिकों के लिए अखबार निकलता है, या फिर वो केवल अपने पाठकों के लिए अखबार निकालता है? मान लीजिए कि एक अखबार है जिसके पाठक सांप्रदायिकता में यकीन करते हैं, तो अपने पाठकों के लिए अखबार निकालता है। तो नागरिक, पूरा समाज जो है, नागरिकता का जो बोध है, उससे तो कोई उसका लेना देना नहीं है। तो आप ये पाएंगे कि अखबारों ने अपनी अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी बना ली है, टेलीविजन चैनलों ने अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी बना ली, और उस कंस्टिट्यूएंसी में वो जाकर खेलते रहते हैं। उनको नागरिकता से, संविधान से, नागरिक से इसका कोई मतलब नहीं। संविधान की जो संस्कृति है उससे कोई मतलब नहीं, उसका प्रचार प्रसार, वैज्ञानिक जो चेतना है, वैज्ञानिक जो बोध है, वो विकसित हो रहा है कि नहीं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई भक्त क्यों बनाता है? भक्त बनाता है कि आपको हमारा अनुसरण करना है, आपको हमें फॉलो करना है। उसी तरह से अखबार एक तरह से जो पाठक है उनमें एक भक्त पैदा करते हैं, अपने भक्त पाठक पैदा करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हम लोग जो अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा एक बहुत ही एक सामान्य आदमी जो करेगा, लोकतांत्रिक आदमी करेगा, वो उसकी अपेक्षा है बस। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिससे अपेक्षा वो कर रहा है वो भी उसी तरह की चेतना के साथ और अपने अब जिम्मेवार होने का एहसास वो करता हो या करती हो। मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। उसका लिंक सीधे है ऐसा नहीं है। मैंने तो नहीं देखा है, मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इसका रास्ता एक ही है कि लोग लोकतंत्र को जिस तरह से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, शादी ब्याह को लेके चिंतित रहते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेके चिंतित रहते हैं, नौकरी को लेके चिंतित रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ तभी संभव होगा जब वो लोकतंत्र को भी लेकर चिंतित होंगे। लोकतंत्र को यदि वो ये समझेंगे कि ये रोटी से, नौकरी से, पढ़ाई लिखाई से, मनोरंजन से, ये सबके बाद की बात है, तो ये सारी चीजें एक एक करके आपके हाथ से निकल जाएंगी, आपके हाथ में वो नहीं रहेंगे। ये बात अगर कोई भ्रम है कि नहीं नहीं हम सबको बचा लेंगे, लोकतंत्र को जाना है जहां जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, फिर आपको बहुत वक्त नहीं लगेगा इसमें। तो इसीलिए लोकतंत्र को अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, तो पहले तो एक काम जरूर करें कि आप छोटे छोटे जो अखबार निकल सकते हो, एक जिले से, 2 जिले से, 3 जिलों में, वो छोटे छोटे अखबार निकालने चाहिए। 3000 रीडरशिप हो, 2000 रीडरशिप हो, 5000 रीडरशिप हो, ये काफी है आज के समय में। अगर आप 5 लोगों को बहुत ही सघन रूप में आप एड्रेस कर लेते हैं,
तो मैं समझता हूं कि आज के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा काम है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीडिया, ये अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। बिहार से पहले कितने अखबार निकलते थे, यूपी से पहले कितने अखबार निकलते थे जो बाजार में दिखते थे, लोगों के बीच जाते थे। आज आप देखिए एक और दो ब्रांड का एक तरह से कब्जा है। तो आप ये पाए, देखिए मैं कहता हूं कि 1857 में 450 से ज्यादा अखबार निकलते थे 1857 में, और वो 400-500 भी छप के वो एक तहलका मचाए हुए थे, लोगों के बीच जो है जागरूकता पैदा कर रहे थे। आज आप लाखों की संख्या में निकालते हैं अखबार, और लाखों की संख्या में अखबार लाखों लाखों प्रतियां छापने का दावा करते हैं, और आज स्थिति क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2000-3000 की रीडरशिप, और वो रीडरशिप जो लोकतंत्र के प्रति एक चेतना का विस्तार करे, संविधान की संस्कृति का विस्तार करे, ये बहुत बड़ा काम होगा और हो सकता है, और लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, केवल लेकिन समूह के साथ चलने की जो एक संस्कृति है, जो विचारधारा है, उसको आपको विकसित करना पड़ेगा। हमारी आदत बिगड़ गई है, हम अकेले चलते हैं, हम अपने आप में इतना खोए हुए हैं, अपने आप में इतना सिमट गए हैं कि हम दो चार लोगों का समूह भी नहीं बना सकते। तो हम दो चार लोगों का समूह बना के, और ऐसे कोई भी आयोजन जो हो सकते हैं उसको हम शुरू कर सकते हैं। और ये बात में कोई वो नहीं कर रहा हूं केवल ये केवल कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकली ये हम लोगों ने किया है और कर रहे हैं ये। और मैं ऐसे बहुत सारे संस्थानों के साथ, लोगों के समूह के साथ जुड़ा हूं जो इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। तो आप लोग कोशिश करें, और हम कहते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के इस मौके पर कि आप राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाएं, और अगली साल आप कम से कम भारत में छोटे छोटे, मतलब हम करें भारत के 10-15 जिलों से भी अखबार निकल जाए, तो आप उन अखबारों के प्लेटफॉर्म से वो दिवस मनाइए। तो सर मुझे लगता है कि जी, हाँ, आपकी बात जो तकरीबन हम लोग 40 मिनट 35 मिनट से जो बात आपकी जो सुन रहे हैं, तो जो 2-3 चीजें जो आपने बहुत ही अहम कही, उनमें से एक था कि जो 1980 के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो अखबार चलाने वाले जो मालिकों का है, या अखबार की जो इंडस्ट्री है, मीडिया की जो इंडस्ट्री है, उस पे सवाल बंद हो गए। इसलिए उस सवाल को बहुत ही केंद्र में लाना पड़ेगा कि अखबार का मालिक कौन है, अखबार कैसे छप रहा है, अखबार के मालिकों की और क्या क्या कारोबार हैं, अखबार के मालिकों की आमदनी क्या है, वो आमदनी कैसे बढ़ रही है, उनके ताल्लुकात जो है सियासी पार्टियों से कैसे हैं, सियासी पार्टियां उनको कैसे मदद करती हैं, वो उनको कैसे मदद करते हैं। और दूसरी बात जो आपको ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, तो ये कोई किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, बल्कि हम सब लोगों को इस चुनौती को उठाना पड़ेगा, और छोटे छोटे अखबारों से जो भी हम कोशिश कर सकते हैं, एक जिले में 2 जिले में, वो हमें करना पड़ेगा। और जो जो डिसेंट्रलाइजेशन आपने कहा कि एक जमाने में बहुत सारे अखबार छपते थे, अब चंद अखबार निकल गए। सर अगर कोई बात और छूट गई हो तो आप इसमें ऐड कर लीजिए, और उसके बाद हम इस चर्चा को खत्म करेंगे, और फिर नहीं, हम आपसे फिर इस मौजू पे फिर कभी बात करेंगे। जी नहीं, मुझे तो बस देखिए अभय, इस विषय पर घंटों बातचीत की जा सकती है। मैंने कहा ना कि बहुत बहुत बारीक बारीक सवाल खड़े हुए हैं और उस पर कोई बात नहीं होती है। और हम लोगों की कुछ अपनी जो आदत है, वो कुछ ऐसी बारीक बातों पर हम लोग का ध्यान चला जाता है, या हम लोग उसको एक तरह से फॉलो करते रहते हैं कि हम देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे लोगों से बातचीत, तो इसका तो कोई अभी अंत नहीं होगा। अगर हम बोलना चाहें तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन अभी हमको लगता है कि पर्याप्त है आज के दिन में। और हम लोगों को मैंने जो लास्ट में जो बात कही है कि लोकतंत्र को आप खाने पीने, मनोरंजन, पढ़ने लिखने, नहाने धोने, सोने और नौकरी की तलाश करने, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शादी ब्याह करने
की जो चिंता रहती है, फिर बच्चों को बड़ा करने की जो चिंता रहती है, ये सब कुछ जो चिंताएं हैं और उसमें जो सक्रियता है, उसमें जो एनर्जी लगती है, ये सब कुछ आपका बहुत ही एक कहीं की एक अच्छे ढंग से चल सकता है, एक व्यवस्थित तरीके से चल सकता है तभी जब आप लोकतंत्र को भी इस सूची में शामिल कर लेंगे। लोकतंत्र को आप ये समझेंगे कि यूं ही चलने वाली ये चीज है, तो शायद मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है। आपके घर से नमक छीन लिया गया, आपको पता नहीं चला। आपको तो मालूम है, नमक तो आप खाते नहीं, आयोडीन खाते हैं। आपके घर से नमक कब चला गया, मैंने कई लोगों से पूछा कि आपके घर से नमक कब चला गया, आपको ध्यान है? तो नहीं। तो हमने कहा आप नमक कितने में खाते थे, और आज जो आप खा रहे हैं आयोडीन, वो कितने में खाते हैं आप? कितने का फर्क है, कितना का? तो आप ये पाएंगे कि आप लोकतंत्र के प्रति यदि सचेत नहीं है, तो आपके घर की रोटी का जो वजन है ना, जो आप रोटी खाते हैं और जो आटा खाते हैं, वो आटा और उसका वजन यानी रोटी जो होगी वो घट रही है। वो घट रही है, आपको ये पता नहीं चल रहा है। और जब पता नहीं चलेगा तो अचानक से आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो। तो आपको तो अपने आप को अगर बचाना है, और ये पीढ़ियों के लिए, आपको किसी पीढ़ी ने आपको आजादी दिलाई है, आपको इतनी बात करने का आपको एक अवसर एक मुहैया कराया है। ये आपकी देन नहीं है, यानी हमारी और आपकी। हमारी पुरानी पीढ़ियों ने ये अपनी जिम्मेवारी समझी कि हमको इनको बोलने के लायक बनाना है, इनको एक आजाद ख्याल इनके हो, आजादी का एहसास हो, ऐसा हमको तैयार करना। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को चाह रहे हैं कि नहीं वो ये एहसास ही नहीं करें कि आजादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, तो और वो गुलामी में ही खुश रहते हैं, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो हमको और आपको तय करना होगा, हमको और जी आपको रोज बरोज ये तय करना पड़ेगा। जी तो मुझे लगता है कि आज काफी है इतनी बातचीत, जी फिर हम लोग इस मुद्दे पर कर सकते थैंक यू सर। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी को। और सर जर्नलिज्म के स्कूल्स में, जर्नलिज्म के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत सालों तक पढ़ाए भी हैं। तो हम लोगों को एक पत्रकार और एक टीचर दोनों की बात सुनने को यहाँ पे मिल गई। और हम आगे भी इस कड़ी में और लोगों को भी, और बड़े पत्रकारों को जिनका सरोकार लोकतंत्र से है, जिसका सरोकार लोगों से है, उनको भी बुलाएंगे। और सर से भी हम पहले भी बात किए थे और आगे भी बात करेंगे। और आपने जो चर्चा, अगर आप लोगों ने यहाँ पे किसी वजह से आपने इस चर्चा को नहीं सुना, तो थोड़ी देर के बाद मैं अपने YouTube चैनल पे अभय कुमार JNU पे इसको मैं थोड़ी देर के बाद उसको अपलोड कर दूंगा। आप वहां भी इसे सुन सकते हैं। और मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन वहां पे, पुरानी वीडियो भी आप उसको देख सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपने हम अच्छा लोगों से बात लगा। की। ठीक है भाई, थैंक धन्यवाद।